तो हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम उत्तराखंड इतिहास की 5वीं क्लास। जिन्होंने इससे पहले 4 क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट का, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उत्तराखंड पुलिस, एसआई पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी उत्तराखंड से आपके पेपर बनेंगे 2025-26 के लिए या फिर इसके बाद भी, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उत्तराखंड इतिहास में हम आद्य ऐतिहासिक काल जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं, और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें खास चीज़ क्या पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में जो है आद्य ऐतिहासिक काल से क्या प्रश्न बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो बनता है उत्तराखंड के नाम से, कि उत्तराखंड को जो है आद्य ऐतिहासिक काल के टाइम में जो किन किन नामों से जाना जाता था। या अगर आप जो है ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो है क्या नाम बताया गया है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से या फिर वेदों से बात करें तो वेदों में भी, या फिर अन्य चीज़ों की भी बात करें तो ऋग्वेद से उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। हो सकता है ऐसे ही प्रश्न बन जाए कि उत्तराखंड का सबसे अधिक जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, देवभूमि, याद रखना, देवभूमि मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि और देवभूमि, ये दोनों के दोनों ही नाम जो है ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो है प्रयोग किए गए हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी देखो, जानना चाहो, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड का अंतिम गांव माणा गांव, अब तो प्रथम गांव बोलने लग गए। तो जो ये माणा गांव है उत्तराखंड में है ना, चमोली जिले में स्थित है, और क्या कहते हैं कहाँ पे, ये तिब्बत के बॉर्डर पे है या चीन के बॉर्डर पे है, कहाँ पे? चमोली में। जो ये माणा गांव है, बताया जाता है कि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि सुना होगा सप्त सैंधव प्रदेश का, सप्त सैंधव प्रदेश। ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या था भाई, पहले तो इसको समझ लो, फिर आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे, जैसे आप लोग जो है इंडिया के मैप में देखते हैं तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है किस क्षेत्र को कहा गया है, तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया आप ये बोल सकते हो हिमाचल, हरियाणा और पंजाब, खास करके हरियाणा और पंजाब वाला जो क्षेत्र था ये सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। और जो सप्त सैंधव प्रदेश था यहाँ पे जो है 7 नदियाँ जो है बहती थी, यानी कि 7 नदियों वाला जो ये क्षेत्र था इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश में क्या रहते थे? सप्त ऋषि रहते थे भाई। क्या रहते थे? सप्त, इनको क्या कहा जाता था? सप्त ऋषि। जो ये सप्त ऋषि रहते थे, बताया जाता है कि सप्त ऋषियों पर जब बाहरी आक्रमण हुए तो सप्त ऋषि यहाँ से भाग के आए उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में रहकर जो है इन्होंने अपनी क्या की, जान बचाई थी, यानी अपनी सुरक्षा की थी यहाँ पे। और इसी कारण जो है इसी कारण से जो है जो ये माणा गांव है कहा गया है प्राणा गांव, प्राणा गांव। अब संभवतः हो सकता है कि इसी प्राणा गांव का नाम बदलकर बाद में क्या हुआ होगा, माणा गांव हुआ होगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, इसमें ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि ऋग्वेद में माणा गांव को जो है क्या कहा गया है, प्राणा गांव। और कहने का कारण क्या था, सप्त ऋषियों ने जो है यहाँ पे क्या है अपने प्राण बचाए थे। नाम आपको याद रखना है, आपको उशीर नर, उसीर नर, या फिर लिखा होगा उशीनगर, उसीर नर या उसीनगर, है ना। हीरा सिंह भाकुनी, हीरा सिंह भाकुनी जो थे, है ना, इन्होंने जो है हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार है ये याद रखना, पूछेगा कि हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया, तो उशीनर या उशीनगर नाम जो है प्रयोग किया गया। अब जो हीरा सिंह भाकुनी ने क्यों कहा था, कि हीरा सिंह भाकुनी का कहना है कि यहाँ पे जो ये वाला, कि यहाँ पे जो है उसीरगिरी पर्वत, उसीरगिरी पर्वत जो है हुआ करता था, और उसीरगिरी पर्वत के आसपास जो है उत्तराखंड होता था, तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम क्या दिया, उसीरनर या फिर उसीनगर जो है कहा गया है। तो किसके द्वारा कहा गया? हीरा सिंह भाकुनी के अनुसार। बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। तो ये था भाई, आपको ऋग्वेद से आपको इतनी जानकारी रखनी है। करें पुराणों की, तो पुराणों में भी क्या है, स्कंद पुराण, पुराणों में भी आपको ध्यान रखना है स्कंद पुराण। तो जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर, इन नामों से जो है स्कंद पुराण में उत्तराखंड को जो है जाना गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, हिमालय को 5 खंडों में विभक्त किया गया भाई, 5 खंडों में
क्या किया गया है, विभक्त। एग्जाम में प्रश्न बनेगा स्कंद पुराण में हिमालय को कितने खंडों में विभक्त किया गया है, 5 खंडों में। यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं जरा, ये समझ लो कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हम जरा उत्तराखंड को देखेंगे तो अगर हम इस मैप में देखें तो मैप में आप लोग देखना, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये वाला भाई, ये वाला जो एरिया है ये उत्तराखंड है ना, ये उत्तराखंड है। ये अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो ये वाला जो हिमाचल प्रदेश है, ये इधर आपका जो है पंजाब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हरियाणा हो गया इधर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर में आपका ये जम्मू कश्मीर हो गया, इधर लद्दाख हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 खंडों में जो हिमालय वाले क्षेत्र को है वो किस में विभक्त किया गया था, जो ये वाला एरिया है आपका इधर है ना। यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा चलो हम उत्तराखंड की भी बात कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी टोंस नदी है भाई। टोंस नदी को क्या कहा गया है यहाँ पे, तमसा। तमसा, टोंस नदी को कहा जाता है क्या, तमसा। ठीक है, टोंस नदी हो गई तमसा। और ये जो आपका ये हरिद्वार वाला एरिया है, यहाँ पे हरिद्वार एरिया को क्या कहा गया है, माया नगर। माया क्षेत्र भी बोल सकते हो, माया नगर भी बोल सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पता होगा कि चमोली जिले में यहाँ पे नंदा देवी पर्वत है ना, बौद्धांचल, और एक आएगा यहाँ पे श्वेत पर्वत। ये मतलब नंदा देवी, ये क्या है आपके नंदा देवी पर्वत के ही भाग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये वाला एरिया है, इससे इधर वाला एरिया, इस एरिया को, ये नेपाल वाला जो एरिया है इसको कहा गया है नेपाल हिमालय। ये क्या है आपका, नेपाल हिमालय है, ठीक है ना। पहले हिमालय के 5 खंडों की बात करें, 5 खंडों में कैसे विभक्त किया गया है स्कंद पुराण में, ये वाला है नेपाल हिमालय, ये हो गया आपका मानस खंड, ये हो गया आपका मानस खंड। और ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका केदार खंड, ये वाला हो गया केदार खंड। अब जो ये केदार खंड है, ये मानस खंड और केदार खंड के बीच में जो बाउंड्री है ये बताते हैं, यानी कि जो कुमाऊं वाला जो क्षेत्र था उसको मानस खंड कहा गया किसमें, स्कंद पुराण में, और जो गढ़वाल मंडल वाला क्षेत्र था उसको केदार खंड कहा गया। देखा जाए तो पश्चिम में ये तमसा, या फिर तमसा के अलावा आप टोंस बोल सकते हो, तमसा नदी से लेकर, और पूर्व में बौद्धांचल पर्वत तक है, और उत्तर में माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार से लेकर, और दक्षिण उत्तर में आपका कहाँ तक, श्वेत पर्वत। दक्षिण में माया क्षेत्र से लेकर और उत्तर से जो है श्वेत पर्वत तक जो है ये क्या है, फैला हुआ कौन सा, केदार खंड। अगर देखा जाए तो मानस खंड जो कहाँ से कहाँ तक है, श्वेत पर्वत से लेकर, और यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा काली नदी है, तो जो कालीगिरी पर्वत है ना, यानी कि आपका श्वेत पर्वत से कालीगिरी पर्वत तक मानस खंड है, और इसके पूर्व में क्या है आपका हिमालय है। तो हो गया आपका नेपाल हिमालय, यहाँ पे हो गया मानस खंड, यहाँ पे हो गया केदार खंड। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों ने जालंधर सुना होगा नाम है ना, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया आएगा, इधर आएगा आपके पास जलंधर हिमालय। क्या आएगा, जलंधर हिमालय। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कश्मीर हिमालय। तो अगर हम हिमालय के 5 भागों की बात करें तो एक हो गया आपका नेपाल 1, मानसखंड 2, केदारखंड 3, जालंधर हिमालय 4 और कश्मीर हिमालय 5। तो इसमें से 2 जो केदारखंड और मानसखंड है ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में ये केदारखंड और मानसखंड जो है ये जरूर याद रखना कि केदारखंड क्या है आपका, केदारखंड जो है गढ़वाल को कहा जाए, जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसको केदारखंड कहा गया है, और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है, कुमाऊं वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है, कुमाऊं वाला क्षेत्र उसको क्या कहा गया है, मानसखंड कहा गया है। तो ये जरूर याद रखना आप लोग। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये जो नंदा देवी का पूर्वी क्षेत्र है ना, नंदा देवी, जो नंदा देवी का पूर्वी क्षेत्र है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, नंदा देवी का पूर्वी क्षेत्र है ना, नंदा देवी का जो पूर्वी क्षेत्र है यही पूर्वी क्षेत्र अभी भी क्या कहते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं को अलग करता है। किसको, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं और गढ़वाल को कौन अलग करता है, कौन अलग करता है? तो आपके पास हो सकता है कि पूछ ले कि पर्वत की बात कर देगा कि कौन सा पर्वत ऐसा है जो कुमाऊं और गढ़वाल को अलग करता है। तो कुमाऊं और गढ़वाल को अलग जो करता है वो नंदा देवी पूर्वी क्षेत्र या नंदा देवी पूर्वी बोल देगा सीधा, है ना। नंदा देवी का पूर्वी हिस्सा जो है वही गढ़वाल और कुमाऊं को एक दूसरे से क्या करता है, अलग। तो यहीं पर नंदा देवी आपको पता है, चमोली में नंदा देवी है, तो इसका पूर्वी क्षेत्र यही आएगा, श्वेत पर्वत और बौद्धांचल पर्वत के आसपास, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे देखो, अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण ग्रंथ, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को जो है उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया, या फिर आप बोल सकते हो उत्तर का कुरु, है ना। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो उत्तर का कुरु या उत्तर कुरु क्षेत्र के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जरा महाभारत की। महाभारत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत से जरा जिक्र करते हैं, महाभारत में क्या क्या कहा जाता है। बद्रिकाश्रम, तपोभूमि और स्वर्ग भूमि। तो ये तो भाई कहा ही जाता है, ये मतलब कुल मिला के गढ़वाल क्षेत्र से ही संबंधित नाम है सबके सब। किस क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से ही। लेकिन
इसके अलावा या इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है, जरा उसके ऊपर जिक्र करते हैं। पहले तो सिंपल सी बात है कि महाभारत में बद्रिकाश्रम भी महाभारत में कहा गया, तपोभूमि भी महाभारत में कहा गया और स्वर्ग भूमि भी महाभारत में कहा गया। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम कुछ और बातें जानें, देखो भाई महाभारत का एक क्या आता है, आदि पर्व आता है। आदि पर्व, ये आदि पर्व क्या होता है कि जो महाभारत है ना, महाभारत में क्या है, महाभारत की बात कर रहे हैं, महाभारत में क्या हुआ है, 18 अध्याय है, 18 अध्याय। महाभारत के 18 अध्याय में जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय, महाभारत के जो 18 अध्याय उनमें से जो पहला अध्याय है उसी को आदि पर्व कहा गया है। अब अगर आदि पर्व की बात करें तो आदि पर्व में इसे जो है उत्तराखंड को जो है उत्तर कुरु भी कहा गया है ना, उत्तर कुरु कहा गया है। अगर हम बात करें इससे पहले की तो उत्तर कुरु हमने ब्राह्मण ग्रंथ में भी देखा था, तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी उत्तर कुरु कहा गया है और महाभारत के आदि पर्व में भी कहा गया है उत्तर कुरु कहा गया है उत्तराखंड के लिए। उत्तर कुरु के अलावा क्या कहा गया है, हरि तक भी कहा गया है। उत्तराखंड को आदि पर्व में हरि तक भी कहा गया है। और हरि तक क्या था, ये था आपका अर्जुन का जीता हुआ क्षेत्र, जीता हुआ क्षेत्र। देखो ये पीसीएस के पेपर में प्रश्न आया था कि महाभारत के अनुसार अर्जुन का उत्तराखंड में जीता हुआ क्षेत्र जो है किस नाम से जाना गया था, तो हरि तक के नाम से जाना गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने के चांसेज है पूरे के पूरे, बहुत इंपॉर्टेंट। में एक जानकारी और मिलती है कि जो अर्जुन थे, अर्जुन है ना जो थे, अर्जुन का जो विवाह है, अर्जुन का विवाह एक नागराज हुआ करते थे, नागराज। इस नागराज का नाम था कौरव्य। क्या था, कौरव्य, है ना। इस कौरव्य की, नागराज कौरव्य की एक पुत्री हुआ करती थी, उसका नाम था उलूपी। उलूपी, इस उलूपी से क्या हुआ था, अर्जुन का विवाह हुआ था, है ना। अर्जुन की जो है 3 पत्नियां थी, तो उन 3 पत्नियों में से एक जो है आपकी उलूपी भी थी। इस उलूपी का एक पुत्र था जो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करता था, इरावन। हो सकता है कहीं पूछ ले, ये क्या कहते हैं आपके जानकारी मिलती है महाभारत से, ये क्या कहते हैं आदि पर्व से, महाभारत के आदि पर्व से ये जानकारी मिलती है जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई बातें हैं। तो एक आएगा आपके पास वन पर्व। वन पर्व, जो ये वन पर्व है इसको अरण्य पर्व भी कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वन पर्व की जगह कई जगह अरण्य पर्व लिख देता है, तो वन का मतलब क्या होता है, अरण्य, है ना, अरण्य होता है, अरण्य को का पर्यायवाची है वन, तो वन पर्व बोल सकते हैं। और ये जो है महाभारत का क्या था, ये महाभारत का 18 अध्याय में से तीसरा अध्याय था, है ना, तीसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय है जो महाभारत के जो 18 अध्याय है उनमें से पहला अध्याय तो आदि पर्व है, और जो तीसरा अध्याय वो है वन पर्व या अरण्य पर्व, है ना। तो इस अरण्य पर्व से हमें क्या जानकारी मिलती है जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, हरिद्वार से भृंगतुंग की यात्रा का वर्णन, हरिद्वार से भृंगतुंग की यात्रा का वर्णन मिलता है। और भृंगतुंग क्या था भाई, ये भृंगतुंग क्या था, ये कुरुक्षेत्र को कहा गया। किसको, कुरुक्षेत्र को, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था उस क्षेत्र को जो है भृंगतुंग कहा गया। तो हरिद्वार से भृंगतुंग जाने की जो यात्रा की गई थी उस यात्रा का वर्णन भी क्या है आपका वन पर्व या अरण्य पर्व से मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कनखल, तो कनखल और बद्रिकाश्रम, है ना। अभी हम थोड़ी देर पहले जो है देख रहे थे कि तो कनखल और बद्रिकाश्रम का प्रयोग भी इसी में किया गया है। अब देखो अगर कनखल की बात करें तो कनखल क्या है, एक पवित्र तीर्थ स्थल था उस समय का, जो कहाँ पे है, हरिद्वार में है ना, हरिद्वार के पास है। तो हरिद्वार के पास जो है कनखल है वो अभी भी है, अभी भी एक कनखल है हरिद्वार में, वही था ये, है ना। और बद्रिकाश्रम किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है बद्रीनाथ वाले क्षेत्र को, है ना। बद्रीनाथ का जो क्षेत्र था उसको बद्रिकाश्रम कहा गया है। और इसी वजह से जो है आपके वन पर्व में जो है महाभारत के वन पर्व में, या फिर आप महाभारत ही बोल सकते हो, महाभारत में उत्तराखंड को कनखल और बद्रिकाश्रम भी कहा गया, तो बद्रिकाश्रम का वर्णन यही किया गया। और कनखल जो एक पवित्र स्थल था, तो पूछता है कि कनखल एक पवित्र स्थल का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो महाभारत लिख देगा या सीधे महाभारत के वन पर्व में मिलता है, ठीक है। करोगे पुलिंद राजा की, तो पुलिंद राजा सुबाहु, एक पुलिंद राजा हुआ करते थे सुबाहु,
इनका भी क्या है वर्णन मिलता है। और इनका क्या वर्णन मिलता है कि जो ये पुलिंद राजा थे ना, अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका जो क्षेत्र था ये उत्तराखंड के एरिया में, जैसा आपका सतलज नदी है ना, गंगा नदी है ना, सतलज नदी गंगा नदी। अब देखो आप सतलज नदी तो कहाँ बहती है, उत्तराखंड के ऊपर जो हिमाचल में चली जाती है। सतलज नदी यहाँ पे आपको पता होगा, गंगा नदी इधर है, और नदी के अलावा जो यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी है जिसको हम अलकनंदा बोलते हैं, अलकनंदा है। तो इन नदियों के क्षेत्र में जो है सुबाऊ का एरिया हुआ करता था। तो सुबाऊ जो उत्तराखंड से क्या है रिलेटेड थे, और उत्तराखंड के पुलिंद राजा थे, पुलिंद वंश के क्या थे ये राजा थे। तो इनका वर्णन मिलता है। तो बताया जाता है कि इन्होंने जो है क्या कहते हैं पांडवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। महाभारत, ठीक है, किसका युद्ध लड़ा था, महाभारत का युद्ध जो है इन्होंने क्या है लड़ा था। अब महाभारत के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था पांडवों की ओर से। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ स्रोतों से जो ये पुलिंद थे, पुलिंदों के जो है कौरवों की ओर से लड़ने के साक्ष्य भी मिलते हैं, कौरवों की ओर से लड़ने के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कौरव भी दे सकता है महाभारत की जगह, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जरूर याद रखना कि पुलिंद राजा सुबाहु ने जो है महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। हाँ, और लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके लिए क्या है कि इन्होंने पांडवों की ओर से ही भाग लिया था, लेकिन कुछ स्रोतों से कौरव भी मिल जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है और ना ही परेशान होने वाली बात है। क्या कहते हैं राजा विराट है ना, राजा विराट है ना, राजा विराट के साम्राज्य का क्या मिलता है वर्णन मिलता है, किससे, महाभारत से। और कहाँ से मिलता है राजा विराट के राज्य का वर्णन, आप लोगों ने सुना होगा विराट नगर है ना, क्या था विराट नगर। जो ये विराट नगर है इससे ये अभी ये जो है कहाँ पे चक्राता के पास है, इसको जो है बैराट खाई, इसको बैराट खाई कहते हैं। किसमें, जौनसार, जो जौनसारी जनजाति है वो जौनसार, ये क्या कहते हैं आपका कहाँ पे है ये विराट नगर, ये विराट नगर जो है चक्राता में, चक्राता के पास है। और चक्राता के पास कौन सी जनजाति रहती है, जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी जनजाति इसको अभी जो वर्तमान में बैराट खाई बोलती है, बैराट खाई है ना। तो जो बैराट खाई वही विराट नगर है, जो राजा विराट का क्या हुआ करता था, यहाँ पे किला हुआ करता था है ना। राजा विराट की जो है क्या थी, एक पुत्री थी, राजा विराट की क्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, उत्तरा है ना, उत्तरा। इसी उत्तरा से जो राजा विराट की पुत्री उत्तरा से ही क्या हुआ था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी हुआ था, अभिमन्यु का विवाह भी हुआ था। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये राजा विराट थे, राजा विराट के यहीं पे पांडवों ने क्या किया था, अपना अज्ञातवास किया था। अज्ञातवास है ना, जैसे जब क्या हुआ था पांडवों को जो है वनवास हुआ था तो उसमें 1 साल का अज्ञातवास था जो पूरा करना था। अज्ञातवास मतलब कि दिखना नहीं था, मतलब किसी को है ना, किसी के नजर में नहीं आना था। अज्ञातवास इन्होंने राजा विराट के यहाँ, यानी कि हमारे उत्तराखंड में क्या कहते हैं राजा विराट के यहाँ या विराटगढ़ी में है ना, विराट नगर बोल सकते हो या फिर आप इसको जो है विराट गढ़ी भी बोल सकते हो। विराट गढ़ी में जो है क्या कहते हैं इन्होंने अपनी वो किया था, अज्ञातवास पूरा किया था पांडवों ने। ठीक है, बात करें कि महाभारत काल से एक प्रश्न और आता है जो एग्जाम में पूछा गया था कि महाभारत काल के उत्तराखंड से मतलब कौन कौन से जो है मतलब एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग राज्य मतलब जातियों का जो है वर्णन मिलता है। तो कुड़िंद, खश, यक्ष और किन्नर है ना, इन सभी का जो है क्या मिलता है उत्तराखंड से, इन सभी का उत्तराखंड में होने का वर्णन मिलता है। और ये भी आपको ध्यान रखना जो ये यक्ष थे ना, ये यक्ष जो है कौन थे और इनका वर्णन कहाँ मिला था। सुना होगा अल्मोड़ा की जाखन देवी मंदिर से जो है क्या मिले हैं, यक्षों के प्रमाण मिले हैं। और ये यक्ष कौन थे, बताया जाता है कि जो राजा कुबेर थे, राजा कुबेर के ये रक्षक थे या राजा कुबेर के सेवक थे है ना। जो यक्ष थे ये कौन थे, राजा कुबेर है ना, जो धन के देवता होते हैं राजा कुबेर के क्या थे, ये सेवक थे। और उसके अलावा क्या थे कि ये अपना जो है रूप बदलने में भी क्या थे, ये सक्षम थे। मतलब बताया जाता है कि अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए एक बार जो है यक्ष को भेजा गया था और वो अपना रूप बदलने के बाद जो है अर्जुन की क्या लेने लगे, परीक्षा लेने लगे। अर्जुन नहीं, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने लगे, जिसमें युधिष्ठिर ने मतलब सावधानी पूर्वक जो इसके सारे जवाब जो दे दिए थे यक्ष के। तो यक्ष का जो है बड़ा रोल था उस समय। तो यक्ष का भी वर्णन मिलता है महाभारत में, किन्नर का भी वर्णन मिलता है, खस का भी वर्णन मिलता है और पुलिंद का भी वर्णन मिलता है महाभारत काल में उत्तराखंड वाले क्षेत्र से। तो ये हमने जो है आज जो है काफ़ी चीज़ें कवर की है। इसके बाद थोड़ा सा रामायण से देखेंगे और फिर हम आगे वाले टॉपिक में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।